नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़े हुए हैं टोटल न्यूज के साथ। बड़ौदा में खासी हलचल और गहमा गहमी है। तमाम जो सियासी योद्धा हैं वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आप भी जुड़िए हमारे साथ। इस हलचल में हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और जानिए कौन बनेगा बड़ौदा का बादशाह। और हमेशा की तरह खास पैनल हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, हमारे ब्यूरो चीफ पानीपत से, और पानीपत से ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले के जाने अपडेट और हलचल बड़ौदा में क्या हुआ, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में अब तीनों दलों के बड़े बड़े चौधरियों के मैदान में उतर जाने से चुनाव प्रचार ने अब धार पकड़ ली है। कांग्रेस और इनेलो के हल्के के गांव में तूफानी दौरा शुरू हो गया है, तो वहीं बीजेपी मैदान के साथ साथ वॉर रूम में जबरदस्त प्लानिंग करने में जुट गई है। तीनों बड़े चौधरियों के मैदान में उतर जाने के बाद अब बड़ौदा उपचुनाव में चुनावी गर्मी और रंगत बढ़ गई है। अब किसान बिलों के अलावा जातिगत और वर्ग की राजनीति की एंट्री भी हो गई है। मतलब साफ है कि तीनों प्रमुख दल चुनाव जीतने के सभी दांव चल रहे हैं। इनेलो चीफ ओम प्रकाश चौटाला और कांग्रेस के बड़े चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने शुक्रवार को अपने औपचारिक दौरे शुरू कर दिए। ये जो उपचुनाव हुआ है ये कोई साधारण नहीं। ये बात तो ठीक है, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं वो हमारी तो सरकार बनी हुई है, एक एमएलए के हालत जीतने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो खुद कहते हैं कि ये इलाका ऐसा है एक के एमएलए हालत जीतने तो सरकार भी जाती है। याद नहीं, तीसरे बड़े नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी रोहतक में रहकर बड़ौदा उपचुनाव पर अपने सांसदों, विधायकों और नेताओं से वार रूम की तरह मंथन किया। ये तो है कि बीजेपी ने अपने छोटे बड़े सभी नेताओं की फौज मैदान में उतार दी है। और उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी और सामने अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो एक ही है कांग्रेस पार्टी। मिलनी तो अगर पूरे राष्ट्रीय प्रदेशों में देखा जाए तो भी। गौरतलब है कि बड़ौदा उपचुनाव का परिणाम बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। भूपेंद्र दीपेंद्र के तूफानी कार्यक्रमों से कांग्रेस का जोश और जुनून देखने लायक है। ये सीट अपनी झोली में डालने के लिए बीजेपी भी अपने सभी घोड़े दौड़ा रही है, क्योंकि मुकाबला कड़ा हो गया है। तीसरी पार्टी इनेलो है, जो अपनी ताकत और पार्टी को बढ़ाने के लिए इस अवसर को खोना नहीं चाहती। वैसे दशहरा के बाद सोमवार से बड़ौदा में चुनावी घमासान की धूल उड़ती नजर आने लगेगी और योद्धा अपनी सेनाओं के साथ काफिले लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी जब सरकार गई थी तब लाखों करोड़ रुपए हमने खजाने में छोड़े जी, और आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है हरियाणा सरकार के जी। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी हर महीने ये कर्ज लेते हैं। गौरतलब है कि जींद से सटा बड़ौदा भी अपने उपचुनाव की तहरीरों, तारीख और नतीजों का असर प्रदेश की सियासत के पन्नों में दर्ज करेगा, और इसमें महज अब दिनों की ही बात बची है, तो इंतजार कीजिए। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, बड़ौदा हल्का। तो सियासी दौरे शुरू हो गए हैं और तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में डट गए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और ये बता भी रहे हैं कि जो बड़ौदा का विकास अब तक रुका हुआ है, जो नहीं हो पाया है, वो अब अगर वो उनका विधायक आता है तो बड़ौदा करेगा विकास। देवेंद्र, पहले आपसे जरा जान लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुड्डा भी पहुंच रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, ओपी चौटाला भी अभी कई गाँव का दौरा कर चुके हैं। रोहतक में वॉर रूम में सीएम खट्टर प्लानिंग करते हैं, जायजा लेते हैं तैयारियों का, लेकिन अब तक खुद मैदान में वो क्यों नहीं उतरे? देखिए पूजा, बीजेपी के बारे में मैं जरूर कहूंगा, हालांकि विरोधी दल भी ये मानते होंगे कि बीजेपी की जो तैयारियां हैं, प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग जबरदस्त होती है। बीजेपी का होमवर्क पूरा होता है। पिछले चुनाव हमने देखे हैं तो बीजेपी फील्ड में तो सक्रिय है। जो सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक के तमाम लोगों की ड्यूटियां लगा दी गई है। मुख्यमंत्री इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनकी व्यस्तताएं होती हैं, उनको सरकार भी चलानी है, पूरा प्रदेश है। तो बीजेपी की तमाम छोटे बड़े नेता, पूरी फौज को बड़ौदा में उतारा गया है। लेकिन
बाकी दलों के मुकाबले जो वॉर रूम है, जहां मंथन होता है, पूरे दिन की रिपोर्टिंग होती है, आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या कुछ सामने आ रहा है, तो मतलब वो एक मंथन जो है, मेरे को लगता है बीजेपी इस मामले में होमवर्क में बहुत आगे है बाकी दलों से। तो दोनों स्तरों पर काम बीजेपी में चल रहा है। अब चूंकि बड़े नेता आ गए, आप देखिए ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के सर्वेसर्वा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा, ये दोनों बड़े नेता अब खुलकर आ गए और आज से दोनों के एक गांव में दौरे शुरू हुए हैं और मुख्यमंत्री की जगह उनके जो दूसरे सिपा सलार हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तो कुल मिला के बड़े नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने से अब जो समर्थक है उनके, या जो जिस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, वो लोग अब खुलकर सामने आएंगे और ये जो चुनावी प्रचार है और अब जोर पकड़ेगा और ये पता लगेगा कि कौन से दल के साथ कितने लोग हैं, कितनी भीड़ जुटती है, कितना जोश और जुनून दिखाई देता है। तो ये दिन अब शुरू हो गए हैं। सोनी जी, कांग्रेस से हुड्डा और इनेलो से ओपी चौटाला, दो बड़े दिग्गज, दो बड़े चेहरे लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में हैं, हुंकार भर रहे हैं, तमाम वादे और दावे और आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो हर छोटा बड़ा नेता पहुंच रहा है, लेकिन जब तक सीएम नहीं पहुंचते तब तक आपको लगता है कि दो बड़े चेहरे और बीजेपी से बड़ा चेहरा गायब। और कहीं ये डर तो नहीं बीजेपी का कि पिछले दिनों हम लगातार जो देख रहे हैं कृषि बिल को लेकर जो बवाल है, जो नाराजगी, जो हंगामा है, कहीं उसको झेलना ना पड़े सीएम को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है। देखिए, ये उपचुनाव है, मुख्यमंत्री पहले वहां आ चुके हैं, उस ढंग से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। तो वो रोहतक में जाकर अगर कार्यकर्ताओं से, ग्राम प्रमुखों से संवाद करते हैं, रणनीति पे बात करते हैं, तो एक उनकी अपनी एक कार्य पद्धति है। मुख्यमंत्री कल 11 बजे रोहतक पहुंच गए थे, उनके पास काफी समय था। तो उन्होंने वहां जो रोहतक के प्रमुख चिकित्सक हैं, डॉक्टर आदित्य बत्रा के यहाँ संघ के प्रमुख लोगों को बुलाया, उनसे चर्चा की, राजनीतिक चर्चा नहीं की। उनका एक अपना एक तरीका है, एक संवाद का तरीका है। तो उन्होंने वहां अपने कार्यकर्ताओं से बात की, उनसे उनकी कुशल खेम पूछी अलग ढंग से। तो उसके बाद वो चुनाव के बारे में भी चर्चा की अलग ढंग से, जो कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ताओं से बात की। तो ये नहीं है कि मुख्यमंत्री इस चुनाव को उपेक्षा कर रहे हैं, वो अपनी एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और जहां तक ओम प्रकाश चौटाला जी की बात है, वो बड़े भावनात्मक मुद्दे उछाल रहे हैं और उन्होंने अपने एक रथ के ऊपर सवार होकर 54 गांवों का दौरा करने का निश्चय किया है और आज भी गए हैं। तो वो भावनात्मक मुद्दों में कहते हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास था और भगवान राम को 14 वर्ष का था और हमें तो इनेलो को 15 वर्ष का राजनीतिक वनवास पूरा हो चुका है। और अब जब ये इस उपचुनाव के माध्यम से अगर इनेलो जीतेगी तो मध्यावधि चुनाव होंगे तो इनेलो की सरकार बनेगी और मैं अपने कार्यकर्ताओं का जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है, किसी भी रूप में हुआ है, मैं उनकी भरपाई करूंगा। मतलब वो भावनात्मक मुद्दे जो है उनको उठा रहे हैं। और इस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपने राज का उस समय का उदाहरण दे रहे हैं, उनके सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और आगे उनके क्या कार्यक्रम हैं, इस चीज का वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा प्रतिदिन 8 से 9 गांवों का दौरा कर रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं और जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश है कि ये गढ़ भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है और हुड्डा अपने इस गढ़ को नहीं जाने देंगे। लेकिन यह बात नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस जो चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने सभी हर वर्ग के जो भी जातीयगत नेता हैं उनकी वहां ड्यूटी लगा रखी है। हालांकि दुष्यंत गौतम जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं और हरियाणा से राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनको अपने शेड्यूल कास्ट वोटों के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे कृष्ण पवार हैं और आज परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी गए हैं, प्रोफेसर रामबिलास शर्मा भी आ चुके हैं। मतलब एक जातीय रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को झोंक रखा है और मुख्यमंत्री अपने स्तर पर जाएंगे। अब देखिए वहां जो जाट नेता जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की अपनी मान्यता है, मुख्यमंत्री उतनी लोकप्रियता उस ढंग से नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला जाटों में अपनी पैठ रखते हैं, लेकिन मनोहर लाल जी की अपनी एक छवि अलग ढंग से है। वो अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। अब 27 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी गठबंधन सरकार का 1 वर्ष पूरा हो रहा है, तो उसके जो उपलब्धियां होंगी उस उपलब्धियों को प्रचारित करेंगे। तो निश्चित रूप से इसका एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक नया वातावरण बनेगा और ये प्रचार जो है और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, वातावरण बनाने की हर इस समय सियासी दिग्गज कोशिश कर रहा है। देवेंद्र, एक इमोशनल अपील की अगर बात की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनेलो के पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिकंसाइल फेज है और शायद इसी कोशिश में है ओपी चौटाला। देवेंद्र, एक इमोशनल अपील वो बार बार कर रहे हैं कि अगर बड़ौदा से उनका प्रत्याशी जीत जाता है तो ये तय है कि सरकार में भगदड़ मचेगी और मिड टर्म पोल होंगे। ये वो दूसरी बार उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। क्या महज एक उपचुनाव से ऐसा संभव है? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए पूजा, ओम प्रकाश चौटाला बहुत चतुर किस्म के राजनीतिक हैं। भले ही वो जेल में, लेकिन उनको राजनीति करनी आती। मैं आपको याद दिलाऊं, 1996 में
जब बंसीलाल की सरकार शराबबंदी के मुद्दे पे हरियाणा में बनी थी, महिलाओं ने बड़ी तादाद में चौधरी बंसीलाल को वोट दिए थे। जो महिलाएं इस बात से तंग थी कि उनके पति शराब पीकर घर में झगड़ा करते हैं, खर्चा नहीं देते, तो 1999 में वो सरकार जो गिरी थी, उस सरकार को गिराने में ओम प्रकाश चौटाला बहुत सबसे बड़ा हाथ उनका था। उन्होंने उनके विधायकों को ही तोड़ लिया और ये कहा कि टिकट देंगे, अपनी पार्टी में जोड़ेंगे। तो 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरी तो ओम प्रकाश चौटाला जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री बने। 6 महीने मुख्यमंत्री रहे। 2000 में उन्होंने मिड टर्म करवा दिए, बजाय 5 साल पूरा करने के। तो मिड टर्म के बाद पूरे 5 साल के लिए आए। तो कब किस वक्त क्या कदम उठाना है, राजनीति की तासीर को, राजनीति की नब्ज को ओम प्रकाश चौटाला जानते हैं और बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं राजनीति के। अब जिस तरीके से वो बात करें कि मिड टर्म पोल होंगे, आप देखिए वजीर भी बीजेपी को छोड़कर भागेंगे, वो दूसरों से अलग तरह की रणनीति अपना रहे हैं। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट और उनमें जोश पैदा करने की कोशिश करें कि दोबारा चुनाव हो सकते हैं, उस स्थिति में इनेलो के अच्छे दिन वापस आ जाएंगे, ओम प्रकाश चौटाला जेल से छूटने वाले, इस तरह की चर्चाएं करके वो जोश पैदा करें और विरोधी खेमे में एक तरह से थोड़ा सा उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करें। तो ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि उनके पास उतनी ताकत, उतने विधायक, उतने नेता नहीं बचे, लेकिन फिर भी जो शतरंज जो चौसर बिछी हुई है, चुनावी चौसर, उसमें वो अपनी गोटियां, अपने दाव बड़ी समझदारी से चल रहे हैं। और उनको लगता है कि भले आज जो स्थिति है, लेकिन जिस तरीके से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, और अभी मैं आपको बताऊं कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि अशोक अरोड़ा और संपत सिंह, ये 2 बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, ओम प्रकाश चौटाला के सिपहसालार थे। उनका बयान था कि ये दोनों जल्दी पार्टी में वापसी करेंगे। तो इससे वो क्या है कि वो इनेलो के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें और उसका अप्रत्यक्ष तौर पर जज्बा पर असर पड़ेगा, क्योंकि जज्बा के मजबूत होने से इनेलो कमजोर हुई है। वो कहीं ना कहीं लोग, ये इनेलो के लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला अगर छूटकर बाहर आते हैं या जिस तरीके से कैंपेन वो कर रहे हैं, हो सकता है कि जो लोग इनेलो छोड़कर जज्बा में गए थे, कुछ लोग शिकायत ये करें कि उनको मान सम्मान नहीं मिला, उनके काम नहीं हो रहे। ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला के बारे में ये छवि है कि ये लोग काम करते हैं, अगर किसी कार्यकर्ता का काम होता है तो उसको करके देते, तो ये विश्वास है। तो इस तरह से एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर जज्बा को प्रभावित करने की कोशिश करें, विरोधी दलों का मनोबल कमजोर करने की कोशिश करें और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा उठाने की। हालांकि उनको पता है, सबको पता है कि इनेलो इस टाइम मजबूत स्थिति में नहीं है, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन कहीं ना कहीं इनेलो अपने को मजबूत करने के लिए आगे की सोच, आगे की प्लानिंग को लेकर इस तरह की कैंपेनिंग ओम प्रकाश चौटाला कर रहे हैं। सोनी जी, इस समय सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर है सरकार पर, वो है कृषि बिल को लेकर। आज आउलाना भी पहुंचे हुड्डा और फिर कृषि बिल को लेकर जबरदस्त रोष जाहिर किया और किसानों को संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कृषि विरोधी है, किसान विरोधी है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को भावनात्मक मुद्दा उछाल रहे हैं। उनको पता है कि किसान इस समय इस बात से बड़ा उद्वेलित है, तो वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान विरोधी है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना प्राइवेट बिल जो विधानसभा सत्र 5 नवंबर से शुरू हो रहा है उसमें लाएंगे, तो वो अपने किसान हितैषी का होने का दावा कर रहे हैं। और इस बात पे ये नारा भी वहां बहुत प्रचारित हो रहा है कि हुड्डा बड़ा सियाना है, खरीदा दाना दाना है। तो जब मतलब हुड्डा अपने शासनकाल की उपलब्धियां भी बता रहे हैं, तो इस तरह ये बात सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों के साथ नहीं है, वो किसानों के खिलाफ है और पूंजीपतियों के साथ है। वो ये इस पर जो है मंडियों पर जो है कारपोरेट कब्जा कर लेगा और ये सिद्ध करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस समय जो है आक्रामक मुद्रा में नहीं है, रक्षात्मक मुद्रा में है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 75 पार का नारा दिया था, उससे जो विपक्षी दल थे, जितने थे, चाहे कांग्रेस थी, वो सभी लोग उससे भयभीत हो गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बनी थी। इस उपचुनाव के अंदर ऐसा दिखाई ददे रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने खिलाफ बने वातावरण से जरूर चिंतित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो बीजेपी है वो उसे काउंटर करने की कोशिश कर रही है देवेंद्र, क्योंकि सीएम ने खुद आज कहा कि ये बार बार कृषि विरोधी बिल बता रहे हैं हमारे बिल को, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब में जो बिल पास हुआ है कृषि बिल के खिलाफ और जो वो नए लाए हैं वो सिर्फ कागजी है, महज धोखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी फसलों पर एमएसपी तय करनी चाहिए, इससे क्यों पीछे हो गए? बिल्कुल पूजा, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से पंजाब के नए कानून को एक मुद्दा बनाया, क्योंकि बड़ौदा में आप देखिए 80% से ज्यादा लोग, मैं समझता हूं, किसानी खेती से जुड़े हुए हैं। कोई खेत मजदूर है, ज्यादातर किसान है और एक वर्ग विशेष से संबंध रखते हैं जिस पर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का खासा असर है। तो इस
भावनात्मक मुद्दे को वो एक बड़ा चुनावी मुद्दा, बड़ा हथियार बनाना चाह रहे हैं और उसी की काट में मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये कागजी है, कुछ नहीं होने वाला, एक किसानों को भ्रम में डालने की स्थिति है। तो एक पहने हो चुके कांग्रेस के हथियार को बीजेपी कुंद करने की कोशिश करिए कि इस हथियार में जम नहीं है कि आप किसानों के मुद्दे पर वोटों का ध्रुवीकरण करें, तो उसको एक तरह से उसको भ्रामक बिल कानून कहकर उसका जवाब दिया जा रहा है। तो चूंकि मैंने बताया जैसे बड़ौदा में ज्यादातर किसान हैं और वर्ग विशेष से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में उनके वोट हैं, जो सीधा इस चुनाव परिणाम पर अगर आकलन करें तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। लेकिन बीजेपी डिफेंसिव मोड में है और बीजेपी अपने तर्कों से लोगों को आश्वस्त करना चाहती है, वोटर्स को, कि ऐसा नहीं है जो कांग्रेस प्रचार करी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रचार करे वो सही है। तो अपने डिफेंस में और दूसरा अपने दलीलों को मजबूत दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी सोनी जी, क्या बीजेपी अपने तर्कों से लोगों को, किसानों को समझा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, जैसे पहले शहरों में उसके पन्ना प्रमुख थे, इस तरह ग्राम प्रमुख हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्तिगत संपर्क पर जोर दे रहे हैं, वो व्यक्तिगत संवाद कर रहे हैं, वो वहां जाकर घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि ये जो कृषि बिल है, जो कृषि कानून बना है, ये किसानों के हित में है। हालांकि देखिए, कांग्रेस है और इनेलो है और राजकुमार सैनी अपने स्तर पर, सामूहिक स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं और इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो व्यक्तिगत संपर्क पर, संवाद पर बल दे रहे हैं और उनका संपर्क का ये है, माध्यम ये है कि वो घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब कल कोर कमेटी की बैठक थी, ग्राम प्रमुखों की बैठक थी, सबको ये कहा कि आप उनके घर व्यक्तिगत रूप से जाएं, उनको समझाएं, डोर टू कन्वेंसिंग पर बल दिया जा रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत संपर्क का कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक समय जो वहां वातावरण इस बात का बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी को यह सिद्ध करना है कि उसने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित के अंदर है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनौती को किस रूप में लेते हैं, ये उनकी अग्नि परीक्षा है। देवेंद्र, यही हमने देखा है इलेक्शन में, चूंकि बीजेपी के पास एक बड़ी इलेक्शन मशीनरी है और बहुत ही माइक्रो लेवल पर काम करती है बीजेपी की जो पूरी मशीनरी है। कार्यकर्ता में जोश भी होता है, उत्साह भी होता है, और जिस तरह से सोनी जी बता रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि घर घर जाइए और लोगों को, वहां के किसानों को समझाइए कि जो कृषि बिल आए हैं वो किसान विरोधी नहीं है, किसान हितैषी है। बिल्कुल पूजा, पहले तो मैं ये कहूंगा जो बीजेपी की माइक्रो लेवल की मैनेजमेंट है, मैं 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करता हूं। अमित शाह तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक नया एक इनोवेटिव आइडिया लाए थे कि पन्ना प्रमुख के जरिए माइक्रो लेवल पर जब बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, तो देखो मोदी सरकार दोबारा 2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा सीटें लेकर सत्ता में वापसी की उन्होंने। और पत्रकार जब हम बात करते थे तो कांग्रेस के लोगों को एक महीने बाद समझ आया कि पन्ना प्रमुख होते क्या है। एक इनोवेटिव आइडिया के साथ बीजेपी उतरी थी और उसी का नतीजा था कि मोदी सरकार रिपीट हुई। तो इसी तरीके से जैसे जो प्लानिंग होती है, जो मॉनिटरिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है, तैयारियां होती हैं, तो अंदर खाती मेरे को लगता है प्लानिंग में ज्यादा मजबूत रहती है बीजेपी और होमवर्क करके फील्ड में उतरती है। भले ही मैं मानता हूं कि बीजेपी थोड़ा सा अभी अपर हैंड कांग्रेस लेती हुई दिख रही है, एज पे है कांग्रेस, और चूंकि जिस तरह का वहां पे जो माहौल है, जिस तरह के वोटर्स हैं और जो इतिहास देखे इस विधानसभा का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी आगे निकलती दिख रही है। लेकिन बीजेपी में क्षमता जरूर है कि बीजेपी इस मुकाबले में वापसी कर सकती है, बराबरी कर सकती है और आगे भी निकल सकती है। लेकिन सब कुछ वोटर्स को कन्विंस कराने पे है, सही मुद्दे को सही तरीके से पेश करने को है, और जो तैयारियां हैं वो फुल प्रूफ तैयारियां हो, मॉनिटरिंग हो, सब कुछ बीजेपी के मुताबिक चले तो मेरे को लगता है मुकाबला बीजेपी पूरी तरह से मुकाबले में भी आ सकती है और आगे भी निकल सकती है। लेकिन अभी तक संभावना ज्यादा मेरे को लगता है कांग्रेस की नजर आ रही है। सोनी जी, क्या लगता है अगर ये कृषि बिल का मुद्दा नहीं होता, कृषि बिल कानून ना बन जाता, इतना विरोध ना होता, किसानों की नाराजगी ना होती, विपक्ष का इतना हल्ला बोलना होता, तब ये उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान होता? क्योंकि हम देख रहे हैं विकास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बड़ौदा का डेवलपमेंट तो कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, सामान्यतः ये धारणा है कि उपचुनाव जो है वो सतर्क दल का होता है, जो सरकार होती है वो उपचुनाव जीतती है। लेकिन इस बार जो है यहाँ विकास का जो मुद्दा है वो पृष्ठभूमि में है। विकास तो ना पहले हुआ, ना इस समय इस सरकार में हुआ, ना आगे कोई होने की अपेक्षा है।
क्योंकि इतने भी गांव हैं, वहां की हालत देखिए, उन गांवों के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, वहां के लोगों को भी लगता है कि हमारे साथ जो उपेक्षा होती रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस बात का एहसास करा रही है कि अगर 4 वर्ष तक अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना तो विकास होगा, आप सत्ता में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कीजिए। लेकिन यहां इस समय जो है जातिगत मुद्दा हावी होता जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस बात को अपने रोहतक की चौधर से इस बात को जोड़ रहे हैं, और यह बात भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बार बार जातिवाद के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अगर ये जातिवाद पर ये चुनाव होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भले ही आप इस समय जो है खैनी के लाभ हो, लेकिन आगे इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और ये इस समय विकास जो है बिल्कुल पृष्ठभूमि में चला गया है और जातिगत मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा प्रहार भूपेंद्र हुड्डा और उसके परिवार पर है। और ये भारतीय जनता पार्टी प्रमाणित करना चाहती है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे के सिवा अपने परिवार के अलावा इस क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा, वो अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। देवेंद्र, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, वहां पर कई बार जा भी चुके हैं, रिपोर्ट्स भेज भी चुके हैं। सियासी दल की तो अपनी स्ट्रैटेजी है ही, लेकिन वहां का जो जनमानस है, जो बड़ौदा के लोग हैं, जो वहां का ग्रामीण है, किसान है, वो किस मुद्दे पर चुनाव वोटिंग करने वाला है? वो विकास को तरजीह देगा, विकास के बारे में सोचेगा, या फिर जो कृषि बिल है जिसकी मुखालफत कर रहे हैं किसान भी, विपक्ष भी, सरकार को घेर रहे हैं, उस पर वोटिंग होगी? देखिए पूजा, बड़ौदा में मैं कई गांव में गया, 4 चक्कर मेरे हो चुके हैं, मैं काफी घूमा, लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। किसानी वाला मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अपनी देसी भाषा में बड़ौदा के लोगों, एक महिला से भी बात हुई, वो कहने लगे जी इन्होंने तो हमारी नासा, नाक मतलब नाक को नासा कहते हैं, इन्होंने, इस सरकार ने हमारी नासा में दम कर दिया। फसल के पूरे हमारे गेहूं नहीं बिक रहे, टाइम से फसल नहीं, पूरी कीमत नहीं मिल रही। मतलब किसानी वाला मुद्दा तो है, लेकिन विकास से ज्यादा विकास की बात कोई नहीं करना चाहता। शायद ये प्रतिक्रिया उनकी नजर आ रही है कि उनको ये लगता है कि विकास नहीं किया और ना करने के लिए विकास कौन जिम्मेदार है, हम उसको हराएंगे। तो लोग सीधे सीधे कहते हैं कि हमने इनको सबक सिखाना है। उनके मन में धारणा है कि हमने इसके खिलाफ वोटिंग करनी है। तो एक तो जातिगत मुद्दा और किसानी वाला मुद्दा, ये काफी मुखर होकर ये मुद्दे जो हैं अपनी शेप लेते, शक्ल लेते नजर आ रहे हैं। और दिमाग में लोगों के ये बिठा दिए जी वो कि हमने तो इनको सबक सिखाना है, हमने इनको वोट नहीं देना। तो इस तरीके के उनके दिमाग में इस तरीके की जो गुस्सा है वो भरा हुआ है। जितने लोगों से मैंने एक बात की, बहुत सारे लोगों का ये कहना था, लेकिन वो कम लोग हैं जो चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ ठीक चल रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया दिखाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो मेरे को लगता है कि विकास की बात कोई करना नहीं चाहता, अब बात सबक सिखाने वाली है। और जैसे मैं ये कहूं खोल के कि बदला लेने वाली बात, लोग इस तरह की अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जी सोनी जी, क्योंकि जींद से सटा हुआ है बड़ौदा, क्या इंपैक्ट है? वैसा ही इलेक्शन होने वाला है जैसे जींद का रोचक चुनाव था, वैसे ही बड़ौदा का चुनाव भी है? देखिए, जींद की परिस्थितियां अलग थी, वहां शहरी क्षेत्र भी था और यहाँ पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, तो इसलिए। लेकिन वहाँ जो मुद्दे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा अवश्य दांव पर लगी है। ये भूपेंद्र हुड्डा की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है, यहाँ इस पर जो अग्नि परीक्षा होनी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो इसमें योगेश्वर दत्त पहलवान पहले भी मतलब चुनाव लड़ चुके हैं और उनको दोबारा पार्टी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है। तो बड़ौदा और जींद उपचुनाव की तुलना इस समय वातावरण के हिसाब से नहीं की जा सकती, वहां दोनों की परिस्थितियां अलग अलग थी, उनकी भौगोलिक दृष्टि से भी अलग अलग था। हाँ, ये बात अवश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जो है जो गंभीर चुनौती और कड़ी चुनौती मिल रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को गंभीर और बड़ी चुनौती है देवेंद्र बड़ौदा उपचुनाव में। बिल्कुल, जैसे सोनी जी ने कहा, देखिए पूजा, जींद जो था वो शहरी क्षेत्र था। शहरी क्षेत्र में मतलब मिक्स पॉपुलेशन थी, मिक्स वोटर थे, उनका मिजाज भी मिक्स था। लेकिन ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक स्पेसिफिक एरिया है जहां कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। और दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा को लोग ये मानते हैं कि हमारे संरक्षक है, हमारे नेता है, इनको हम अपने नेता मानते। तो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे को लगता है बड़ौदा विधानसभा में है, भले ही बीजेपी के बारे में भी है, लेकिन अभी तक मेरे को लग रहा है जितने लोगों से वहां बात होती है, लोगों का जो मिजाज देखने की, जो सियासी मिजाज है, वो यही है कि वो पार्टी के बजाय एक नेता को, स्पेसिफिक नेता को कह रहे कि हमारे ये चौधरी हैं या हमारे संरक्षक है, हम तो इनको वोट देंगे, पार्टी के बजाय उस नेता का नाम लेते हैं। ये स्थिति मेरे को लगता है बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। सियासी मिजाज आप भापते रहिए देवेंद्र, और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र सोनी जी, और बहुत शुक्रिया देवेंद्र कथुरिया जुड़ने के लिए। और बड़ौदा का बादशाह कौन होगा, बहुत दिलचस्प है। अब सियासी घमासान में सियासी योद्धा भी उतर चुके हैं। ओपी चौटाला हो, हुड्डा हो या फिर सीएम खट्टर हो, जमकर चुनाव प्रचार चल रहा है। हर अपडेट आप देखते रहिए, जुड़िए टोटल न्यूज के साथ, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज।